ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं, आज आपको भारतीय बाजारों में क्या करना है। तो आशीष, एक बात तो समझ में आ रहा है कि ग्लोबली आपको एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। सेल ऑफ के रीजंस दो है। एक तो जॉर्जिया में जो रन ऑफ इलेक्शंस है उसका इंपैक्ट देखने मिला है, जिसके कारण आपने देखा कल यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। एक समय था कि डाउ जोन्स करीब 700 पॉइंट के आसपास गिरा था, लेकिन नो डाउट निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी हुई। हालांकि फिर भी 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। 1% के आसपास की गिरावट आपको अक्रॉस यूएस मार्केट्स देखने मिली। दूसरा रीजन है यूके में लॉकडाउन। अब ये समझ में आ रहा है कि बोलते हैं ना, सच के साथ आपका सामना हो रहा है। कोरोना वायरस का जो सेकंड स्टिंग है वो कितना डेंजरस है ये आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए मजबूरन बोरिस जॉनसन को देखिए, ब्रेक्जिट के जस्ट बाद आपको लॉकडाउन लगाना पड़ा और अक्रॉस लॉकडाउन लगाना पड़ा। और जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो ये साफ दर्शा रहे थे कि चिंता ज़्यादा है इसको लेके। और उन्होंने कहा शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं लगते तो हालात शायद बेकाबू हो जाते, इसके लिए उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। और मेरे ख्याल से यूके के मार्केट्स में आपको इसका इम्पैक्ट देखने नहीं मिला, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है उसके बाद आया था। हालांकि लोगों को लग ही रहा था, जिस तरह से माहौल चल रहा था, कि शायद लॉकडाउन लगेगा, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। तो शायद सेकेंड हाफ में यूरोपियन मार्केट्स इस पर आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यूएस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, एशियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन एक बात समझ में आती है ना आशीष, कि इतना चलने के बाद कोई रीज़न चाहिए था गिरने का, वो रीज़न आपको मिल गया गिरावट का। अब देखते हैं गिरावट कितनी हावी रहती है या फिर निचले स्तर से रिकवरी आती है, ये आज देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट वरुण, काफ़ी दिनों से हम चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार एक ट्रेंड भी देख रहे हैं कि शुरुआती गिरावट के बाद आखिरी 1 घंटे में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि बाजार में बढ़िया तेज देखने को मिलती है। और अक्रॉस द सेक्टर आप देखिए कि कैश के स्टॉक्स हैं, एफएनओ के स्टॉक्स हैं, मिड कैप है, सब में एक बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। आज फिलहाल ये क्लोजली वॉच करना होगा कि ये जो नेगेटिव खबर आई है, बाजार इसको किस तरीके से और कितना डिस्काउंट करता है, यहाँ पर पूरा फोकस बनाना होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज तो मैं समझना चाहूंगा, बोलिए 5 स्टॉक बेच कैसे दिया जाए? देखिए, 5 स्टॉक बेचने का रीजन अपने अपने क्यों। एक वो स्टॉक्स आपको बेचने जहाँ पे यूरोप का एक्सपोजर है, बिल्कुल साफ बात है कि वहाँ पे गिरावट आएगी। एक वो स्टॉक आपको बेचना है जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, तो हाई बीटा है, ऐसे मार्केट में थोड़े गिरेंगे, नो डाउट मुनाफा वसूली आएगी। और एक मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक बेचा है जो कि काफ़ी चल चुका था। लेकिन देखिए, जो ओपेक की बैठक थी उसमें पहले माना जा रहा था कोई ना कोई डिसीजन मंडे को ले लिया जाएगा। आपने जो प्रोडक्शन कट्स का ऐलान किया था उसमें अभी फिलहाल कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा था। इसके लिए कल कच्चा तेल चला था। देखिए, कल डिसीजन नहीं आया, उसके बाद कच्चा तेल कैसा पिटा है। तो कच्चे तेल के 2 वरीज है, एक ही ओपेक प्लस की जो बैठक है वो, दूसरा अगर लॉकडाउन लग रहे हैं जगह जगह पे तो फिर से डिमांड को लेके कंसर्न्स होंगे और वो कहीं ना कहीं कच्चा तेल की बैंड बजा देगा। और इसके लिए आपको जो कच्चे तेल रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ शायद थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। और इसके लिए मैंने एक ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी भी बेची है। तो ऐसे वो 5 स्टॉक्स है जो बेचे गए। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स संकेतों के बीच हमने ब्रेनस्टॉर्म करके 20 स्टॉक्स की जो फोकस लिस्ट है वो तैयार कर ली और जल्दी इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो कैश का शेयर, और यहाँ पर मैंने चुना है स्पार्क। कल हमने देखा था भी कि इंट्राडे बेसिस पर काफ़ी इसमें उछाल देखने को मिला था। बहुत सारे एनालिस्ट के ये रेडार पर आया था ये स्टॉक। चार्ट पैटर्न्स देखिए, शानदार चार्ट पैटर्न नजर आएंगे। लंबी अवधि का डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर आपको एक कंसोलिडेशन नजर आएगा। बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। यानी अब वैसे भी अगर आप देखें ना, जब बाजार में थोड़ी सी नेगेटिव खबरें ज़्यादा हो जाती हैं तब जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, फार्मा है, एफएमसीजीज है, ये प्ले आउट करते हुए नजर आते हैं। तो स्पार्क जरूर फोकस लिस्ट में ऐड करना। 215 के लक्ष्य के लिए, इंट्राडे लक्ष्य आपको बता रहा हूँ 197 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो एक फार्मा स्टॉक है जिससे आपने शुरुआत की है, तो मैं भी एक स्टॉक से शुरुआत करता हूँ और वो है पीआई इंडस्ट्रीज। कैश में आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है जो एमफी का रिक्लासिफिकेशन है उसमें पीआई इंडस्ट्रीज को मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट किया गया है। तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 2300 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। 2240 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी देखिए, फंडामेंटली भी ये काउंटर जो है वो काफ़ी साउंड है, तो यहाँ से आप अच्छी खासी खरीदारी करके चल सकते हैं, पैसे यहाँ अच्छे बन सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर्स में, तो यहाँ से मेरी बिकवाली शुरू होती है। और फ्यूचर में जो काउंटर सबसे पहले बेचने की सलाह मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कल आपको खरीदारी की सलाह दी थी, आज आप बिकवाली कर सकते हैं, वो है टाटा मोटर्स का काउंटर। वैसे भी काफ़ी चल चुका है, जितनी पॉजिटिव न्यूज़ थी ना आशीष, इसमें काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन है। भले वो ऑटो नंबर्स हो, उसको ये स्टॉक फैक्टर इन कर चुका है, ब्रेक्जिट हो, उसको ये काउंटर फैक्टर इन कर चुका है, इस साल में जो रिकवरी आएगी उसको ये काउंटर फैक्टर इन कर चुका है। तो ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ ये काउंटर फैक्टर इन कर चुका है। और रातों रात एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, यूके में लॉकडाउन, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको टाटा ग्रुप की जितनी कंपनीज है ना
वहाँ हर जगह देखने मिलेगा, भले वो टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो या फिर टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो। और उसमें से टाटा मोटर्स क्योंकि काफ़ी चल चुका है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। तो यूके रिलेटेड स्टोरी जो है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिल सकता है और इस कंपनी को भी आप बेच के चल सकते हैं। 186 का आपको टारगेट रखना है, 195 का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो ये बिकवाली में पहला काउंटर है, 4 और बाकी है। चलिए, तो मेरी तरफ से भी पहला बिकवाली वाला स्टॉक ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग दिग्गज, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी। अब इसके पीछे 2 तर्क हैं। सबसे पहले कल पूरे दिन अगर आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, आपको नजर आएगा कि ऊपरी तरफ से वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। कुछ स्टॉक ऐसे हैं, हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो हैं बैंकिंग स्पेस के, वहां पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो लार्ज कैप्स है ना, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपमूव जो है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। यानी ये बात है कि यहाँ से तेजी तो नहीं देखने को मिलेगी, हो सकता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले, हो सकता है कि ट्रेड हमारे फेवर में चला जाए तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक, अगर शुरुआती सत्र में बाजार में गिरावट होती है तो मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रांगली बैंकिंग और फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वो इसमें आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे केवल 1436 रुपए का। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो भी एफएनओ स्पेस से है। आज का ऑप्शन और यहाँ पर भी बिकवाली वाला स्टॉक चुना है और ये स्टॉक है टाइटन। वरुण, ये स्टॉक कहाँ खो गया है? लोग बात करना ही छोड़ दिया, चर्चा ही नहीं हो रही स्टॉक की बिल्कुल। ना शॉर्ट कॉल्स आ रहे हैं, ना खरीदारी के आ रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नहीं आ रही। कहाँ खो गया ये स्टॉक? लाइफ हाइस पे लाइफ हाइस बना रहा है, सिर्फ इतना, उसके बाद भी लोग चर्चा नहीं करते अभी स्टॉक। एग्जैक्टली, तो ये लगातार लाइफ हाइस पर बना हुआ है स्टॉक, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अब जो है ना ग्रेविटी प्ले आउट करती हुई नजर आएगी। इतनी बढ़िया तेजी तो देखने को मिल गई। इसके पहले कारण क्या था? आप देखिए कि फेस्टिव डिमांड थी, पूरी पेंटअप डिमांड इतने महीनों की बाकी थी, वेडिंग सीजन भी चल रहा था। अब सामने ऐसा लग नहीं रहा है कि मीडियम टर्म में कोई ऐसा ट्रिगर है कि ये इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करे। थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ कि कंसोलिडेशन या फिर हल्की से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। आरएसआई अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे ना तो 70 के जोन से अभी थोड़ा थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, अभी पूरी तरीके से हो नहीं रहा। हो सकता है कि 70 की रेंज पे भी थोड़े दिन तक बना रहे, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि बाजार में अगर गिरावट होती है और आपको ऐसा लग रहा है तो टाइटन एक सेफ बेट होगा। ऑप्शंस के जरिए अगर आप वैसे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 44 के आसपास की इसके ऑप्शन की क्लोजिंग है। हम 41 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर रहे हैं, 58 का जो लक्ष्य है वो ध्यान में रखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचने वाला है, आपका ये कहना है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना इसको नीचे खींचता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्टॉक को नीचे खींचेगा और वो है ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी को। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कच्चे तेल में जिस तरह से अब गिरावट देखने मिल रही है, और एक बात समझ में आ रही है कि ओपेक प्लस देश जो है कोई ना कोई निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे हैं। और देखिए निष्कर्ष एक्चुअली क्या निकलने वाला था कि जो प्रोडक्शन कट्स का ऐलान इन्होंने किया है, पहले माना जा रहा था कि वो वापस लेंगे, फिर कहा जा रहा था कि शायद उसको वापस नहीं लेंगे, जस का तस उसको रखा जाएगा, और इसके चलते कच्चा तेल जो है उछला था। अब ये होता तो ये मंडे को हो जाता, मंडे को क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन तो पेंडिंग है। क्या वो प्रोडक्शन कट जो है वापस लेने वाले हैं? क्या फिर से ओवर सप्लाई की सिचुएशन बनेगी? क्या फिर से डिमांड को लेके कंसर्न्स होंगे? इन सब के बीच में अगर आप देखें तो कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। ओएनजीसी इसके लिए चला था कि कच्चे तेल में अच्छा खासा उछाल देखने मिला था, $40 के आसपास से जो चला था $50 के आसपास आया था, लेकिन वहां आके एग्जॉस्ट हो रहा है कच्चा तेल, और अब ओएनजीसी जो है इन लेवल के आसपास थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकता है। इसके लिए ओएनजीसी का जो 97 का पुट है वहां पे आपको खरीदारी करके चलना है। 5.5 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे, 4.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए ऑप्शन तक तो हम पहुंच गए हैं, अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है टेक्निकल पिक। और आशीष, आज का मेरा जो टेक्निकल पिक है ना, बेसिकली ये एक टेक्नो फंडा पिक है, क्योंकि टेक्निकली तो काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है, हर जगह से आपको बाय सिग्नल देखने मिलेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ भी आ गई है, और वो है बजाज फाइनेंस के लिए। अब फंडामेंटल न्यूज़ ये आई है कि इस कंपनी के जो इस क्वार्टर के जो इस कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे। आप देखिए AUM ग्रोथ 4.8%, डिपॉजिट ग्रोथ 10.2%, CRAR 28% पे, न्यू लोन्स बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे 67% के आसपास का जंप देखने मिला। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखें तो इस कंपनी के नंबर जो है उसमें सुधार देखने मिला है। मुझे याद है इसके पहले जब क्वार्टरली अपडेट्स ये कंपनी देती थी तब कहीं ना कहीं एक राइडर साथ में रहता था कि शायद और दिक्कतें हो सकती है, ऐसा कोई राइडर इस बार देखने नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से जो दिक्कत है इस कंपनी के लिए काफ़ी हद तक पचा चुका है ये स्टॉक,
और आगे शायद दिक्कतें आपको देखने ना मिलेगी, तो उसके चलते आज इस काउंटर में थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल सकती है। ये काउंटर भी लाइफ हाई पे चल रहा है, लेकिन आज इस खबर के चलते और टेक्निकल पैरामीटर्स अगर आप देखें तो ये साफ पता चल रहा है कि कोई ना कोई निश्चित तौर पे इस काउंटर पे बाइंग कर रहा है। मोमेंटम अच्छा है, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 5300 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट है 5200 का, सिर्फ 17 रुपये नीचे का है। वो इसलिए है कि मार्केट आज शुरुआत में गिर सकता है। अगर गिर गया 5200 को तोड़ दिया और उसके नीचे चला गया तो फिर आपको यहाँ पोजीशन नहीं लेना है। उसके ऊपर टिका रहा तो 5300 के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। तो चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है एलेम्बिक फार्मा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बढ़िया कंसोलिडेशन नजर आएगा। डेली चार्ट पर हमने देखा था कि निचले स्तर से स्टॉक में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में फंस गया। अब जिस स्तर के आसपास की कल की क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ ये एक ब्रेकआउट जोन है और यहाँ से अगर थोड़ा भी अपमूव आता है तो एक बड़े ब्रेकआउट के यहाँ पर संकेत देखने को मिलेंगे। डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, इंडिकेटर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा ही लग रहा है, खरीद सकते हैं, पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि 1200 रुपये तक के लक्ष्य है, विद इन 3 मंथ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करेंगे एलेम्बिक फार्मा में। चलिए, तो एलेम्बिक फार्मा टेक्निकली अच्छा लगता है और बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है टेक्निकली। तो आगे बढ़ाते हैं। टेक्नो पिक तो हमने डिस्कस कर ली, अगली कैटेगरी है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। इसके पीछे 2 कारण है वरुण। सबसे पहले कि अगर आप इसके डेली चार्ट्स को देखेंगे तो स्लोली एंड स्टडीली ये स्टॉक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निचले स्तरों से बहुत बढ़िया खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हालांकि ये परफेक्टली इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसे नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरीके से काम करता है। इंडिकेशन यही दे रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल है अच्छी खासी गिरावट के बाद। एक और खबर ये आते हुए दिखी है कि यहाँ पर जो एम्फी ने रिव्यू किया है उसमें इस स्टॉक को मिड कैप से बढ़ाकर अब लार्ज कैप में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि जो लार्ज कैप फंड्स है अब इसकी बाइंग आते हुए यहाँ पर दिखेगी, तो ये भी एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है और ब्रेकआउट होगा। 6 से 9 महीने का व्यू बनाना, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक बहुत जल्द 1050 के स्तर को छुएगा। शुक्रिया आशीष मेरे टारगेट में 50 रुपये और जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा भी इसमें 1000 रुपये का टारगेट है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बजट तक ही आ जाएगा। अच्छा। बजट में डिफेंस स्टॉक्स जो है ना, इनके ऊपर कहीं ना कहीं खर्चा होना है, इतना समझ में आ रहा है। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, खर्चा तो होना है वरुण। मैंने बताया ना, पड़ोसी देश हमारे इतने बढ़िया है, करना ही पड़ेगा हमें। तो HCL, BDL, BEL ये जितने डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है ना, ये स्टोरी खूब चलनी है आपसे बजट तक। चलिए, तो आशीष ने तो आपको HCL बता दिया और एम्फी का जो रिक्लासिफिकेशन है उसके चलते इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। ऐसा ही एक काउंटर है दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे भी एम्फी का जो रिक्लासिफिकेशन है वो किया गया है, उसके चलते इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल सकती है। इसके चलते यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1070 का आपको टारगेट देखने मिलेगा, आपको 1030 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। ये काउंटर जो है स्मॉल कैप से मिड कैप में जा रहा है, उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी मिलेगी। और वैसे भी ये काउंटर जो है फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लगता है। जो एसेटॉन और फिनाइल की इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, देश में 90% इंपोर्ट होता था और 90 या 99% इंपोर्ट होता था, और अब ये एक कंपनी है जो इंडिया में केवल बनाती है। तो उस लिहाज से याद रखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अब बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी की, जो कि है निवेश के तौर पे आपको क्या लेना चाहिए। तो निवेश के तौर पे आपको लेना चाहिए पॉलीकैब, 3 महीने के लिए लेके चलेगा, आपको 1300 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। अब देखिए, पॉलीकैब वैसे तो आपको पता है कि ये जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्पेस है उसकी अगर डिमांड बढ़ती है तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी काफ़ी हद तक डिमांड बढ़ती है, भले वो केबल्स हो, वायर्स हो, स्विच गियर्स हो, या फिर लाइटिंग हो, फैंस हो, या कुछ भी हो। तो उसके चलते अब देखिए बजट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ बड़ा मिले। अगर ऐसा होता है तो ये सेक्टर, ये जो स्टॉक है उसको काफ़ी हद तक मदद मिलते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं आशीष लगातार कि जहाँ पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट है ना, वहाँ लोग लपक के खरीदारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो 1180 के आसपास का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था, वहाँ से अभी भी करीब 100-150 रुपये के आसपास के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये काउंटर जो है FY23 का EPS जो है इस काउंटर का करीब 15 के आसपास आता है, जबकि हेवल्स और क्रॉम्पटन जो इसकी पीयर कंपनी है वो करीब 47-35 के आसपास के पी पे ट्रेड करती है। यानी कि जो वैल्यूएशन गैप है हेवल्स, क्रॉम्पटन और पॉलीकैब के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो उस वैल्यूएशन गैप को फिल करने के लिए भी एक काउंटर यहाँ से दौड़ने वाला है। मैंने तो काफ़ी कंजर्वेटिव आपको यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं, लेकिन याद रखिए अगर यहाँ से तेज़ी बन गई ना इस काउंटर की तो आपको 1500 या उसके पार भी जाते हुए काउंटर दिख सकता है। इसके लिए पॉलीकैब में खरीदारी कीजिएगा, इनिशियली 3 महीने के लिए 1300 के लक्ष्य के लिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है कोचिन शिपयार्ड। लगातार ये स्टॉक मेरी फोकस लिस्ट में बना रहता है। 2 सरकारी कंपनीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहली NHPC और वहाँ पर देख ही रहे हैं कि निचले स्तरों से काफ़ी बढ़िया तेजी आ गई।
कोशिश तो मैंने की थी आज भी इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स और भी थे, ऑलरेडी मैं आपको आइडियाज बता चुका हूं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी था, काफी ज्यादा स्टॉक्स थे आपके पास। चलिए ठीक है। कोचिन शिपयार्ड देखिए, अच्छी बात इसमें ये नजर आ रही कि जैसे कि आप एक वैल्यूएशन गैप बता रहे थे ना, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो। अगर आप मजगांव डॉक को देखें या फिर अन्य इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं, वहाँ पर जो वैल्यूएशन है हल्की सी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड को फिलहाल बाजार जो है इग्नोर कर रहा है, लेकिन जो स्मार्ट हैंड्स है ना, वो स्टॉक को लगातार अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिसके चलते डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया। कल हमने देखा था कि कंपनी ने अच्छा खासा 9 रुपए के आसपास का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कोचिन शिपयार्ड फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, इसमें निवेश कर सकते हैं, सेफ कंपनी होगी। और जो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक जो है 460 रुपए के स्तर को छुएगा। इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर मैंने एक नो ब्रेनर स्टॉक चुना है, खबर भी एकदम सिंपल है आइडेंटिफाई करने में। KNR कंस्ट्रक्शन को चुना है मैंने। क्या है ये खबर ये है कि कंपनी को 604 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देखिए, नो ब्रेनर खबर होती है, सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं सभी इसमें स्टॉक पे रश करेंगे। आइडिया मैंने दे दिया, खबरें मुझे आज ज़्यादा दमदार नज़र नहीं आ रही थी पूरे बाजार में, इसके लिए मैंने दे दिया है कंपल्शन की वजह से। लेकिन KNR कंस्ट्रक्शन में ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि आप अगर इस स्टॉक में शुरुआती 15 मिनट वॉच करें, ओपन और हाई का स्तर अगर एक होता है छोड़ दीजिए, फिर ये स्टॉक उससे ऊपर जा नहीं पाएगा। और अगर आपको निचले स्तर पर मिलता है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर देखे गैप अप ओपनिंग हो तो छोड़ दीजिएगा। 350 रुपये का लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है, 329 का आपको स्टॉप लॉस लगा। ओपन और हाई का एक ही मतलब, खुलने के बाद रुकना है, 5 मिनट देखना है, अगर वहां टिक के ऊपर जाएगा तो ही खरीदिए, नहीं तो बेच दीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये स्ट्रैटेजी आशीष की तरफ से आपको है KNR कंस्ट्रक्शन में। अब खबरों के चलते जो स्टॉक मैंने चुना है वो है NFL। अब देखिए, आज फर्टिलाइजर स्पेस की जितनी कंपनीज है ना, वो काफ़ी फोकस में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि NFL ने जो अपना Q3 का अपडेट दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन जो है फर्टिलाइजर का, इन्होंने यूरिया का इस क्वार्टर में इन्होंने किया है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हालांकि जब से लॉकडाउन हुआ है ना आशीष, ये कंपनी लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। और अब फिर से ये जो अपडेट आया है इस कंपनी का कि रिकॉर्ड उत्पादन इस कंपनी ने यूरिया का किया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के नतीजों में भी देखने मिलेगा। इस अपडेट के बाद आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 39.2 के लक्ष्य के लिए 37.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी और थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। थोड़ा रिस्क लेने की एपेटाइट अगर आप रखते हैं तो 40 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं माई चॉइस की, यानी कि 3 ऐसे स्टॉक्स जहां हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई चॉइस में तीनों मेरे बिकवाली के कॉल है। तो जो 5 बिकवाली के कॉल लिए थे, एक मैंने फ्यूचर में बताया, एक ऑप्शन में बताया, अब तीनों जो है माई चॉइस में फ्यूचर में आपको बेच के चलना है। ये हाई वॉलेटाइल काउंटर्स है और कहीं ना कहीं यूरोप में या फिर यूके में इन कंपनीज का एक्सपोजर है, इसके लिए यहाँ बेच के चलना है। सबसे पहले मदरसा सुमी, यहाँ बिकवाली करके चलेगा फ्यूचर्स में। इंट्राडे में आपको 161 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। कहीं ना कहीं यूके और यूरोप में एक्सपोजर वाली कंपनी जो है उनमें आपको आज दबाव देखने मिलेगा। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ भी कहीं ना कहीं आज बिकवाली का थोड़ा प्रेशर आपको देखने मिलेगा, और वो इसलिए है क्योंकि देखिए लॉकडाउन अगर फिर से लगना शुरू हो गए तो वो कंपनीज जहाँ पे लॉकडाउन का इम्पैक्ट होता है वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत दबाव देखने मिले। और वैसे भी काफ़ी चलने के बाद आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस काउंटर में हो सकती है। 1700 के लक्ष्य के लिए आज आपको यहाँ पे बेच के चलना है। और पिरामल एंटरप्राइजेस, जब जब बाजार में बिकवाली आती है, ये एक ऐसा हाई बीटा हाई वॉलेटाइल काउंटर है जहाँ पे प्रेशर साफ देखने मिलता है। तो इंट्राडे में आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। 1440 का आपको लक्ष्य देखने मिलेगा, 1500 के आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। लेकिन याद रखिए, तीनों बिकवाली के काउंटर मैंने जो दिए हैं, जैसे ही सुबह सुबह बिकवाली हो और उसके बाद आधा 1 घंटे के आसपास अगर बिकवाली रही, उसके बाद थोड़े बहुत अपने सौदे काट लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आशीष थोड़ी बहुत रिकवरी होगी। और जो सेकेंड लेग ऑफ बिकवाली आएगी ना, वो यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद आएगी। तो आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। टारगेट आए निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाना। तो चलिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा मेटल स्पेस से हिंदुस्तान जिंक। और मेटल स्पेस में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़िया अपमूव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अच्छे ब्रेकआउट है। हिंदुस्तान जिंक फिलहाल कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इतना चला नहीं है, क्योंकि एक स्टेक सेल का जो ओवरहैंग है वो लगातार बना रहता है। लेकिन जिस तरीके की कल की क्लोजिंग और आखिरी 15 मिनट में वॉल्यूम्स को अगर आप क्लोजली देखें तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक हल्का ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन आज बाजार का जो मूड माहौल है ज़्यादा सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए केवल 6 रुपये ऊपर 250 रुपये का टारगेट, 242 का आपको स्टॉप लॉस। टारगेट छोटा है लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड फेवरेबल नजर आ रहा है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बैंकिंग स्पेस से, और खरीदारी करनी है आरबीएल बैंक में। जिस तरीके से आप देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर जिस तरह से
बहुत बढ़िया बाउंस देखने को मिला और ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही हाई बीटा है नेचर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर CLSA की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहाँ पर इन्होंने खरीदारी किराए के साथ काफ़ी ऊंचे लक्ष्य दिए हैं। करीब देखिए 240 के आसपास की क्लोजिंग है। ये 330 रुपये का जो लक्ष्य है वो सुझा रहे हैं, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी अपसाइड है जिसे हम प्ले कर सकते हैं। और स्वाभाविक है जब ऊंचे लक्ष्य की टारगेट रिपोर्ट्स आती हैं तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। 255 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस बहुत करीब 6-7 रुपये नीचे 233 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। RBL बैंक में दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में और माय चॉइस में पहली बार एक पोजिशनल स्टॉक में दे रहा हूँ, कोल इंडिया। काफ़ी लोग इससे थोड़ा से सहमत नहीं होंगे क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आप देखिए मैंने स्टॉक आपको 120-115 के स्तर के आसपास भी मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी और वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिले। मैं मान रहा हूँ कि अभी महज शुरुआत हुई और यहाँ से जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो एक बड़ा रिवर्सल इंडिकेट कर रहे हैं। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी गिरावट हुई, अंडर परफॉर्मेंस हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो जो स्मार्ट हैंड्स हैं इन्होंने इसे अक्यूमुलेट कर दिया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कोल की स्टोरी है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। सरकार ने कहा कि अगले 100 साल के लिए रिजर्व्स हैं, मांग लगातार बढ़ती रहेगी और साथ ही साथ जो डिविडेंड यील्ड है वो बेहद आकर्षक है। 160 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसको फोकस लिस्ट में ऐड करेंगे, केवल 6 महीने का समय देना है। 100 साल के रिजर्व है, मतलब कम से कम 50 साल तक तो ये कंपनी टिकेगी। अरे उससे ज्यादा टिकेगी वरुण। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, बाकी 50 साल का पता नहीं कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा, लेकिन अगले 50 साल तक ये कंपनी टिकने वाली है। तो चलिए अच्छा बेट हो सकता है, खरीदारी करके चलेगा। तीनों बाय कॉल है राइट माय चॉइस में। चलिए तो तीनों बाय कॉल इन्होंने माय चॉइस में लिए, लेकिन फटाफट नजर डाल लेते और देखते कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। तो कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करना है आपको। टाटा मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चलना है 186 के लक्ष्य के लिए। ONGC 97 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। बजाज फाइनेंस जो अपडेट इन्होंने दिया है क्वार्टरली, उसके चलते आज तेजी बनेगी। फंडामेंटली दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश करना है आपको पॉलीकैब में। अगले 3 महीने में आपको 1300 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें नेशनल फर्टिलाइजर में है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 3 बिकवाली के कॉल माय चॉइस में है। एक मदरसन सुमी के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, एक इंटरग्लोब एविएशन के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा और पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ भी फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आज के सेल ऑफ में इन तीनों काउंटर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे आप अच्छी खासी खरीदारी करके चल सकते हैं। आज आपको इंट्राडे में बेहतरीन तेज़ी के मौके बनते हुए नजर आएंगे। जो इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 5300 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए कैश का स्टॉक है स्पार्क, 215 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। HDFC बैंक में अगर आप देखें तो अब वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। टाइटन में टॉपिंग आउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। एलम्बिक फार्मा में ब्रेकआउट की उम्मीद जताई जा रही है, 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप पोजिशनल भी बना सकते हैं। HAL में खरीदारी करेंगे। कोचिन शिपयार्ड लगातार मेरा कन्विक्शन बना हुआ है, 3 से 6 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 460 रुपए तक जाएगा। KNR कंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर मिला है जिसके चलते 350 तक इस तरफ देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक अन्य मेटल स्टॉक्स के मुकाबले इतना चला नहीं है, 250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। RBL बैंक में खरीदारी करनी है 255 के लक्ष्य के लिए और कोल इंडिया पर पोजिशनल व्यू बनाना है 160 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कोचिन शिपयार्ड में। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो बढ़िया ट्रायंगल फॉर्मेशन है, अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। यहां पर करीब 3 से 6 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 460 तक जाएगा।